पीठ पीछे। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सीताराम की इकलौती बेटी थी अरुणा। बड़ी ही नेक और सुंदर थी। पास ही के गांव के वीरदास ने खबर भेजी थी कि अपने बेटे जयंत के साथ अरुणा का विवाह कराना चाहता हूँ। सीताराम जानना चाहता था कि वह आदमी कैसा है और उसके क्या हालत है, इसलिए वह उसके गांव गया। वीरदास संपन्न है और पढ़ा लिखा। गांव में उसकी अच्छी इज्जत थी है। उसने सीताराम की आओ भगत की और कहा, आपकी बेटी अरुणा के बारे में बहुत से मेरे जानने पहचाने लोगों ने बहुत ही अच्छी बातें कही है। मेरी तो इच्छा है कि ऐसी ही लड़की मेरी बहू बने। मुझे दहेज नहीं चाहिए। यह कोई ज़रूरी भी नहीं कि शादी धूमधाम से हो। शास्त्रोक्त विवाह कराइए और बहू को मेरे घर भेजिए। जयंत भी देखने में सुंदर लग रहा था। विनय से व्यवहार करता था। सीताराम को लगा कि यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है। वह गांव लौटा और उसने ये सारी बातें अपने लोगों को सुनाई। घर में भी सबको यह रिश्ता पसंद आया। ऐसे समय पर शांताराम नामक एक व्यक्ति एक बड़ी बुरी खबर लेकर आया। उसने सीताराम से कहा, वीरदास किसी से बात करते हुए कह रहा था कि सीताराम का परिवार दरिद्र परिवार है। अरुणा गलती से उस घर में पैदा हुई। मैं उस लड़की को उभारना चाहता हूँ, इसलिए बिना दहेज लिए उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो गया। क्या कोई भिखारी से धन लेगा? वे दहेज देना तो चाहते थे, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। शांताराम की बातों से सीताराम बहुत ही नाराज हो गया। उसने रिश्ता तोड़ने का निश्चय किया। तब सीताराम के पिता रघुराम ने दखल देते हुए कहा, वीरदास ने तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया था। उन्होंने स्वयं विवाह का प्रस्ताव रखा था। ऐसा आदमी अगर यूँ बोले तो अवश्य ही कोई सबल कारण होगा। एर गैर लोगों की बातों पर विश्वास करने से बेहतर यही होगा कि तुम खुद जाओ। सीताराम को पहले पिता की सलाह ठीक नहीं लगी, किंतु थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद लगा कि सलाह सही है। उसने जो सुना वह सच हो तो निर्णय किया कि वही रिश्ता तोड़ूंगा। उसे जी भर के गालियां देकर लौटूंगा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक किसान से हुई। उस किसान ने अपने खेत का एक हिस्सा वीरदास को सस्ते में बेचा था। उससे किसी ने बताया कि वीरदास कह रहा है कि खेत का वह हिस्सा बंजर है, फिर भी मैंने खरीद लिया क्योंकि वह किसान गरीब है और मैं उसका खेत खरीदने के बहाने धन दान में दे रहा हूँ। इसी के बारे में वीरदास से बात करने वह किसान भी उसी के पास जा रहा था। सीताराम ने किसान से कहा, इसी तरह के काम पर मैं भी उसी से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा हुआ हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। वे दोनों थोड़ी देर तक गए कि नहीं, उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपनी घोड़े गाड़ी की मरम्मत करवा रहा था। एक बार जब उसकी बड़ी बुरी हालत थी तब वीरदास ने उसे 1000 अशरफियाँ कर्ज में दी थी। उस धन से व्यापारी ने शहर में व्यापार किया और बहुत सा धन कमाया। उसने वीरदास को धन वापस दे दिया और हर साल कीमती बेंटे उसे बेचता रहा। एक बार जब वीरदास शहर आया तब उसने उसका बहुत ही अच्छा सत्कार भी किया। लेकिन सुनने में आया कि वीरदास उसे कृतज्ञ कह रहा है और उस पर निंदा डाल रहा है कि उससे मिलने वह नहीं आया। इसी के बारे में पूछताछ करने वह भी वीरदास के गांव जा रहा है। जब व्यापारी को मालूम हुआ कि सीताराम और किसान भी उससे पूछताछ करने ही निकले हैं तो उसने उनसे कहा, मेरी गाड़ी की मरम्मत अभी हो जाएगी, हम तीनों गाड़ी में जाएंगे। थोड़ी ही देर में गाड़ी की मरम्मत हो गई। तीनों जब थोड़ी दूर गए तब रास्ते में वे एक कवि से मिले। उसने कहा, वीरदास ने मेरा परिचय एक जमींदार से कराया। मैंने इससे धन की भी कमाया और नाम भी, किंतु मैंने सुना है कि वीरदास मुझ पर नाराज है क्योंकि मैंने उसकी प्रशंसा में कोई काव्य नहीं लिखा। कवि ने उन तीनों को यह बात बताई और कहा, प्रारंभ में मैंने उनके बारे में एक कविता लिखी थी। उन्होंने वह कविता सुनी और मुझसे कहा, मैं तो साधारण व्यक्ति हूँ, मैं इस कविता के योग्य नहीं हूँ। उन्होंने उस कविता पर आपत्ति भी उठाई,
परंतु आज वे मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं उन आदमियों में से हूँ जो साफ साफ बोल देते हैं। छिपाकर बात करने का मेरा स्वभाव नहीं है। अगर वे चाहते तो मुझसे कह सकते थे, मैं उन पर काव्य लिख देता। उनकी ये दोहरे जबान वाले ही बात मुझे खटकी। इसी के बारे में पूछताछ करने उन्हीं के पास निकला हूँ। वह भी गाड़ी में उन तीनों के साथ बैठ गया। वीरदास के घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। उस समय वीरदास चबूतरे पर बैठकर किसी से बातें करने में मशगूला था। गाड़ी से उतरे चारों आदमियों को देखकर बड़े प्यार से उसने कहा कि इस प्रकार एक साथ चारों आदमियों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उन्हें अंदर ले गया। नौकरों को आज्ञा दी कि अतिथियों का अच्छा स्वागत सत्कार हो, उनकी देखभाल में कोई त्रुटि न हो। उसके चेहरे पर जो पवित्रता बिखरी हुई थी, उसे देखकर चारों चुप रह गए। उनके मुंह से एक भी बात नहीं निकला, किंतु उनके मन में अब भी वीरदास के प्रति शत्रुभावना बनी हुई थी। इसलिए वे अंदर आने से झिझक रहे थे। इतने में चबूतरे पर बैठे दूसरे आदमी ने वीरदास से कहा, महाशय, आपने मेरी बात पर अपना निर्णय नहीं सुनाया। इस पर अपना निर्णय सुनाने की क्या ज़रूरत है? मैंने जो वचन दिया दिया, किसी भी हालत में मैं उसे निभाऊंगा। यह तो मेरा सिद्धांत है। वीरदास ने उस आदमी से कहा। तब वह आदमी चबूतरे से उतरा और उन चारों के पास आकर कहा, महाशय, आप सब अगर इनके अपने ही हो तो उन्हें समझाइए और मेरा उपकार कीजिएगा। चारों जब यह जानने के लिए आतुर थे कि असल में बात क्या है, तो उस आदमी ने आप बीती यूँ बिताई। उस गांव में वीरदास का एक और घर है। पहले वह उसी घर में रहता था। धन कमाने के बाद अब इस बड़े घर में रहने लगा है। बहुत समय तक शुभ कार्यों पर घर आए रिश्तेदारों को वह वही ठहराता था। अब उसका उपयोग कम हो रहा है और इस कारण धीरे धीरे वह उजड़ रहा है। सूरज नामक एक किसान ने चाहा कि वह घर खरीद लो। वीरदास ने भी मान लिया कि उसे उस घर को सस्ते दामों में बेच दूंगा। सूरज धन जुटाने के काम में लगा है। उसी गांव के गणनाथ ने सूरज के भाग्य को सराहा और साथ ही वीरदास के उदार गुणों की भी भरपूर प्रशंसा की। तब सूरज ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, वह घर तो भूत प्रेतों का बसेरा है। मुफ्त में लेने भी कोई तैयार नहीं होगा। मैं तो धन देकर खरीद रहा हूँ। इसमें उसकी क्या अच्छाई है? ना ही इसमें मेरा भाग्य है, ना ही उसका। ज़रूरत मेरी है, मैंने ले लिया, बस बात खत्म। अब गणनाथ कह रहा है कि ऐसे एहसान फरामोश को वह घर क्यों सस्ते में दे। वह कहता है कि अगर वह घर उसे दिया जाए तो जन्म भर उसका कृतज्ञ व ऋणी रहेगा, उसकी पूजा करता रहेगा। पर वीरदास अपने निर्णय पर अटल है। वह किसी भी हालत में अपने वचन से मुकराना नहीं चाहता। सीताराम और बाकी तीनों कुछ कहे इसके पहले ही वीरदास ने कहा, जब आदमी सामने नहीं होता तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों के बारे में अनेकों शिकायतें की जाती है। तरह तरह की बेबुनियाद कहानियाँ गढ़ी जाती है और गैर हाजिर आदमी को बुरा साबित करने की व्यर्थ कोशिशें की जाती है। मैं ऐसी बातों और खबरों पर ध्यान नहीं देता। मेरी दृष्टि में पीठ पीछे कही जाने वाली बातों का कोई मूल्य नहीं है। सामने जो होता है वही मेरे लिए मुख्य व प्रधान है। हाँ, हो सकता है यह कभी सच भी हो, पर ऐसी बातों पर ध्यान देना और उनका विश्वास कर बैठना मेरी पद्धति नहीं है। मेरी इस पद्धति का ही समर्थन करेंगे। वे कदापि तुम्हारे अनुकूल अपना फैसला नहीं सुनाएंगे। अब तुम जा सकते हो। इन बातों को सुनकर चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने अब तक वीरदास के ही बारे में सोचते रहे, लेकिन अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने जान लिया कि वीरदास व्यक्ति की अनुपस्थिति में उस व्यक्ति के बारे में दूसरों की कही बातों का विश्वास नहीं करता। वे अब सोचने लगे कि हम भी क्यों दूसरों की बातों पर विश्वास करके वीरदास को झूठा आदमी मान बैठे। सीताराम और बाकी तीनों यह कहकर वहाँ से तुरंत निकल गए कि कोई ज़रूरी काम है। वीरदास की समझ में नहीं आया कि ये क्यों और कैसे चारों मिलकर आए और क्यों तुरंत वापस जा रहे हैं। जब इतना ज़रूरी काम था तो आने की ज़रूरत क्या थी? उसे बहुत ही आश्चर्य भी हुआ। सीताराम और बाकी तीनों वीरदास से पूछताछ करने आए, अपने संदेहों को दूर करने आए।
किंतु अब उनके संदेह आप ही आप दूर हो गए। उनको अब इस बात पर गर्व होने लगा कि हम वीरदास जैसे सच्चे ईमानदार तथा आदर्श व्यक्ति के अपने आदमी हैं, बंधु हैं। उनके स्वभाव ने उन पर अमित असर डाला। वे जान गए कि पेट पीछे कही जाने वाली बातों का विश्वास करना मूर्खता व घातक है।